हेलो बच्चों, देखो आज अपन 10th क्लास का जो चैप्टर अपने 6 स्टार्ट किया था उसके लिए अपन वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं। और देखो इस वीडियो के अंदर आपको दो चीज़ें पढ़नी होगी। पहला अपन रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। तो ये दोनों जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया से। तो टॉपिक लगाइए आज का। जब भी आप क्लास ले रहे हैं तो पेन कॉपी जरूर साथ में रखें, ठीक है ना। तो हम रासायनिक अभिक्रिया शुरू कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये। तो देखो इससे जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। आपको याद हो तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, उसे अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो दो परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया की। देखो दो तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, सीधी बात अपन बोलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे बोल दें या ऐसे नहीं बोले तो दूसरे तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो हो गई अपनी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। सीधी भाषा में तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे नहीं बोले तो पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है।
अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में और क्या क्या होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होता है, समझो बात को। तो देखो क्या होता है, देखो भाई हम ऐसा जानते हैं कि जब कार्बन को या कोयला जो है उसको जब जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो देखो यहाँ पर कि ये दोनों अलग पदार्थ है और ये एक अलग पदार्थ है, ठीक है। इन दोनों ने अभिक्रिया करी या इन दोनों के बीच में कोई परिवर्तन हुआ तो एक नया पदार्थ हमारे सामने आया। तो वास्तव में ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा है कि कोई भी पदार्थ जलता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन को ही तो अपन रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कोयले को या कार्बन को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो देखो इससे मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इस तरीके से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना भाई। दो ऑक्सीजन परमाणु हैं और दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है तो इसमें देखो इसका जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर है या बंध संरचना है वो इस तरीके की होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संरचना सूत्र होता है इस तरीके का। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड था, ये पुराना बंध है, ये तो टूट जाता है और टूटने के बाद में यहाँ पर क्या होते हैं कि दो नए बंध बनते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो एक बात अपन ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में पुराने रासायनिक बंध तो टूटते हैं और नए रासायनिक बंध क्या होते हैं? बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये पुराना रासायनिक बंध ये टूटा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया? नया रासायनिक बंध बन गया। तो दूसरी बात अपन रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। ठीक है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक, अब एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करके इतने नोट्स उतारो पहले, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ठीक है, नोट किया आपने। अब आगे कुछ और बातें अपन समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिए ही। तो देखो अब क्या बात है आगे रासायनिक अभिक्रिया के लिए। आगे अपन जो बात देख रहे हैं वो देखो क्या है कि आपने पढ़ा कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ ऐसे हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और जब रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो आपको एक नया पदार्थ मिला CO2। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें तो अपन बोलते हैं क्रियाकारक या अभिकारक रिजेंट बोलते हैं इसको। और ये जो नया पदार्थ बना है इससे अपन बोलते हैं उत्पाद या क्रियाफल। उत्पाद या क्रियाफल, प्रोडक्ट हो गया ये। ठीक है, तो अपने को क्या याद रखना है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया में बने नए पदार्थों को उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। ठीक है, ये एक लाइन याद रखनी अपने को कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो तो क्या है, अभिकारक या क्रियाकारक है। और अभिक्रिया हो जाने के बाद में जो नए पदार्थ बने हैं उन्हें क्या बोला जाता है, क्रियाफल या उत्पाद बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक है वो आपस में अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल बनते हैं। जब ऐसा काम हो रहा होता है तो क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान न तो कम हो जाएगा न ही ज़्यादा हो जाएगा। अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होगा न ही नष्ट होगा। जितना क्रियाकारक आपने लिया था उत्पाद भी उतना ही आपको क्या होगा, प्राप्त होगा। तो एक बात अपने को और ये याद रखनी है कि अभिक्रिया में क्रिया कारकों से उत्पाद तो बनते हैं लेकिन उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्रिया कारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना। तो इस बात को अपन उदाहरण की सहायता से सब समझेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो कि एक नियम है जिसे अपन बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और ये नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। तो जब भी अभिक्रिया होगी तो उसमें इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होगा। पालन होने का मतलब यह है कि क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि आप जितना ग्राम के अंदर आपने क्रियाकारक लिया है उतना ही ग्राम के अंदर आपको उत्पाद मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1.5 किलो क्रियाकारक लिए तो उत्पाद भी आपको कितने मिलने वाले हैं, 1.5 किलो ही मिलने वाले हैं। जो द्रव्यमान है न तो कम होगा न ही ज़्यादा होगा। तो उदाहरण की सहायता से और अपन इस बात को समझ लेंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके ये दोनों बातें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, करी नोट आपने, मिटाऊं मैं इन बातों को। तो देखो हमने रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या क्या बातें पढ़ ली। हमने पहली बात पढ़ ली कि रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है।
या पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, आगे हमने क्या कहा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। और लास्ट बात अपन ने बोली कि अभिक्रिया में क्रियाकारकों से उत्पाद तो बनते हैं, लेकिन क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो इसको उदाहरण से अपन समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 लेता हूं साहब मैं, उस बात को समझाने के लिए जिसमें अपन ये बोल रहे हैं ना भाई क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो देखो मैग्नीशियम का फीता होता है, उसको जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम के 2 परमाणु होते हैं और वो ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करते हैं, और एक अणु से अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बना लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने अणु बना लेते हैं, 2 अणु। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणु सूत्र यही है, क्यों है, क्योंकि Mg+2 और O-2 होता है। जब आप अणु सूत्र बनाते हैं तो दोनों की संयोजकताएं समान है, इसलिए +2 से -2 काट करके सीधा आप अणु सूत्र क्या लिखते हैं, MgO। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक अणु, ये दोनों क्रियाकारक है। ये दोनों तो क्या है, क्रियाकारक या अभिकारक। ठीक, और इधर से मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बन रहे हैं, तो ये क्या है, उत्पाद है। क्या है ये, उत्पाद। ठीक, अब देखो भाई मैग्नीशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 24, और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16। तो हम इनका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं, तो 2 गुणा मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 24 लिखा मैंने, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, 48 ग्राम। यानी कि 48 ग्राम तो आपके पास में क्या है, मैग्नीशियम है यहाँ पर। ठीक है, अब ऑक्सीजन के कितने परमाणु, यहाँ पर भी 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का एक अणु है और एक अणु के अंदर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 गुणा, भाई 2 से गुणा करना होगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16, तो बराबर कितना आ गया, 32 ग्राम। कितना आ गया, 32 ग्राम। तो देखो क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ना पड़ेगा। तो देखो क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान कितना होगा, 48 + 32 बराबर 0 और 80 ग्राम हो गया ये। तो जो आपके क्रियाकारक है वो कुल कितना है, 80 ग्राम है। अब इधर देख लेते हैं आप, तो देखो 2 है पहले तो 2 से तो गुणा कर लो इस पूरे को। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है, प्लस इसके पास में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16। ठीक है, तो देखो क्या आता है आगे, 2, 24 + 16 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये। तो टोटल आया 80 ग्राम। ठीक है ना, तो आप देखो अब कि क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान है 80 ग्राम और उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी कितना है, 80 ग्राम। और यही तो अपन कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपन, कि क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान बराबर किसके, उत्पादों का कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान, तो यहां पर हमारी बात साबित हो रही है। वो हम यही तो कहना चाह रहे थे कि भाई क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इधर क्रियाकारक 80 ग्राम है टोटल, उत्पाद भी 80 ग्राम है, तो अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान उत्पन्न हुआ है न ही नष्ट हुआ है। तो उदाहरण नंबर 1 है, वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको।
ठीक है भाई, किया नोट। दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं अब, है ना। तो उदाहरण नंबर 2, उसमें भी अपन यही बात साबित करेंगे कि भाई क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें उदाहरण अपन वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ले लेते हैं। तो देखो भाई, उदाहरण नंबर 2, इसमें मैंने गैस ले ली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण। तो इसमें देखो आपको पता है कि कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें क्या देता है, वो प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो यहाँ पर C + O2 ये दोनों तो क्या है, क्रियाकारक है, क्रियाकारक, ठीक है। और ये जो CO2 है ये क्या है, यहाँ पर उत्पाद या क्रियाफल है, ठीक है। अब इधर वालों का द्रव्यमान देखते हैं और इधर वाला का द्रव्यमान देखते हैं। तो आपको बता दूं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 24। तो देखते हैं, निकालते हैं। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 12 ग्राम, अकेला ही परमाणु में 12 ग्राम हो गया ये। तो ऑक्सीजन का देखो एक परमाणु का 16 होता है, तो 2 परमाणु, तो 2 से गुणा किया हमने, तो कितना आ जाएगा, 32 ग्राम। तो अब आप क्या करोगे, देखो क्रियाकारक का टोटल आप द्रव्यमान निकालोगे तो 12 ग्राम को जोड़ो जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपने निकाला, और 32 ग्राम को जोड़ो जो O2 का परमाणु द्रव्यमान आपने निकाला। तो टोटल ये कितना हो गया, 44 ग्राम, ठीक है ना, 44 ग्राम। तो हमारे पास में क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान 44 ग्राम है। अब उत्पादों का भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन है तो मैंने लिखा 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो पहले 2 से गुणा कर ले, 2 परमाणु हैं, और फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान रख ले में 16, ठीक है। तो बराबर देखो 12 प्लस 16 दूनी 32, तो ये कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। तो देखो यहाँ पर क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान 44 ग्राम है और उत्पादों का भी कुल द्रव्यमान कितना है, 44 ग्राम है। यानी कि क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। तो यहाँ पर भी ये बात सिद्ध होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद तो बनते हैं, लेकिन क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या होगा, पालन होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ये उदाहरण सेकंड भी नोट कर लो। इसके बाद में अपन लेंगे रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, किया नोट, ले ले अगला टॉपिक। तो अब रासायनिक समीकरण की बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो सीधी सी बात एक याद रखें अपन कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण में अपन क्या करते हैं कि अभिक्रिया के जो भी क्रियाकारक या उत्पाद है उनको उनके अणुसूत्र और प्रतीक के रूप में दिखाते हैं। किस रूप में दिखाते हैं, उनको उनके अणुसूत्र और प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। तो देखो भाई, समझते हैं हम रासायनिक समीकरण की बात भी समझते हैं। रासायनिक समीकरण, तो इसमें एक बात तो हमें ये याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण काम में लिए जाते हैं।
काम में लिए जाते हैं। तो रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो इस बात को समझते हैं उदाहरण की सहायता से। अपन पहले तो देखो, हमने पढ़ा कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। समझना बात को। तो ये दोनों इधर वाले क्रियाकारक है और ये क्या है, उत्पाद। अब देखो बात, ये कार्बन का क्या है, प्रतीक है ये तो कार्बन का, और ये O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस का अणुसूत्र है, अणुसूत्र। और ये CO2 क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का अणुसूत्र है। ये क्या है, अणुसूत्र। ठीक है, तो देखो ये दोनों अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक है और ये अभिक्रिया में बनने वाला क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीक या अणुसूत्र के रूप में दर्शाना, उनके प्रतीक या अणुसूत्र के रूप में दर्शाना क्या कहलाता, रासायनिक समीकरण कहलाता। जैसे ये अपन ने लिख रखा C+O2 = CO2, तो ये एक क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि हम अणुसूत्र तो किसके लिए काम में लेवे और प्रतीक किसके लिए काम में लेवे। तो भाई देखो, प्रतीक आप हमेशा काम में लोगे ठोस तत्वों के लिए, ऐसे तत्व जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उसके लिए आप प्रतीक काम में लोगे। और अणुसूत्र, तो अणुसूत्र एक तो आप हमेशा यौगिकों के लिए काम में लेते हैं, और इसके अलावा द्रव या गैस अवस्था में पाए जाने वाले जो तत्व है उनके लिए भी हम क्या काम में लेते हैं, अणुसूत्र काम में लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप प्रतीक किस किस के लिए काम में लोगे, जैसे भाई कार्बन है ठोस अवस्था में होता है, इसके लिए अपन प्रतीक काम में लेते हैं हमेशा C। ठीक है, इसी तरीके से सल्फर ठोस अवस्था में होता है तो इसके लिए अपन सीधा प्रतीक ही काम में लेते हैं S। फेरस है, आयरन है ठोस अवस्था में होता है, कॉपर ठोस अवस्था में होता है, सिल्वर ठोस अवस्था में होता है। तो इस तरीके से जो जो तत्व ठोस अवस्था में होता है उसके लिए तो अपन जब समीकरण लिखते हैं तो प्रतीक काम में लेते हैं, और कोई से भी यौगिक हो उनके लिए तो हमेशा अणुसूत्र ही काम में लोगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो एक प्रकार का यौगिक है, सीधा अणुसूत्र काम में लेंगे। ग्लूकोज एक प्रकार का यौगिक है तो सीधा इसका अणुसूत्र काम में लेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का यौगिक है तो इसके लिए अणुसूत्र काम में लेंगे। और ऐसे तत्व जो द्रव या गैस अवस्था में है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है तो इसके लिए अपन इसका अणुसूत्र काम में लेते हैं Br2। क्या है इसका मतलब, भाई इसके एक अणु में 2 परमाणु हैं, ब्रोमीन का एक अणु है तो उसमें ब्रोमीन के 2 परमाणु हैं। ऐसे ही देखो आप काम में लेते हो O2, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का एक अणु है उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। Cl2 क्लोरीन का एक अणु, उसमें क्या है, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई अपने कि रासायनिक समीकरण अपन किसको बोलेंगे कि कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें भाग लेने वाले क्रियाकारक और बनने वाले जो उत्पाद है उनको उनके प्रतीक या अणुसूत्र के रूप में दिखाना ही क्या कहलाता, रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रतीक के रूप में तो अपन किसको दिखाते हैं, जो ठोस तत्व उनको दिखाते हैं, और अणुसूत्र के रूप में किसको दिखाते हैं, यौगिकों को दिखाते हैं। सभी यौगिक चाहे वो कोई सी अवस्था में हो उनके लिए अणुसूत्र काम में लेंगे, और ऐसे तत्व जो द्रव या गैस अवस्था में होते हैं उनके लिए भी अपन क्या करते हैं, उनका अणुसूत्र ही काम में लेते हैं। तो परिभाषा में अब लिख सकता हूं रासायनिक समीकरण की, क्या लिखूं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक
एवं बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीक व अणुसूत्र के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसमें भाग लेने वाले जो क्रियाकारक है और बनने वाले उत्पाद है उनको किस रूप में दिखाएं, या तो उनके प्रतीक या अणुसूत्र के रूप में दिखाएं, तो वही क्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण कहलाएगी। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जब अपन रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है क्रियाकारक या अभिकारक, फिर उसके बाद में दोनों के बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है और तीर का निशान लगाने के बाद में फिर लिखा जाता उत्पाद। जैसे देख लो आप यहाँ पर मैंने ये समीकरण लिख रखा, तो इसमें ये दोनों क्रियाकारक है, तो शुरुआत में क्रियाकारक लिखे, फिर दोनों के बीच में तीर का निशान लगाया हमने और फिर इधर क्या कर दिया, उत्पाद लिख दिया। तो रासायनिक समीकरण के बारे में आपको ये 3 बातें याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण काम में लिया जाता है। क्या होता है रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में दिखाना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण लिखते समय सबसे पहले अपन क्रियाकारक लिखते हैं, उसके बाद में तीर का निशान लगाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उत्पाद लिख देते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इन बातों को नोट करो। उसके बाद में मैं आपको रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में बताता हूँ। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज करो, नोट करो पहले। ठीक है भाई, मिटाऊं। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार देख रहे हैं अपन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण? 2 प्रकार के। तो देखो कौन कौन से हैं। पहला होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। और जो दूसरा समीकरण है वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोनों को समझते हैं कि क्या होते हैं ये। तो देखो मैं यहां पर एक समीकरण लिख रहा हूं, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। ठीक, मैंने एक समीकरण लिख दी यहां पर। आप कहो साहब कि आपने ऐसा क्यों नहीं लिख दिया MgO2, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि अणुसूत्र बनता है हमेशा आयनों के अनुसार।
Mg प्लस 2 O माइनस 2 प्लस 2 से माइनस 2 कट करके अणुसूत्र होगा MgO। तो MgO2 आप लिखते हो तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे में एक समीकरण लिख रहा हूँ, उसको भी देखना। मैंने लिखा साहब 2Mg प्लस O2 तो इक्वल टू में लिख रहा हूँ 2MgO। दोनों में क्या फर्क है वो समझते हैं अपन। ये असंतुलित समीकरण है और ये संतुलित समीकरण है, तो फर्क क्या है, कैसे बोलेंगे कि असंतुलित समीकरण क्या होता है और संतुलित क्या होता है। तो ध्यान दो, ये दोनों इधर के क्रियाकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। क्रियाकारक में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी आपको नजर आ रही है, 1, और उत्पाद में भी कितनी नजर आ रही है, 1। क्रियाकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। यानी कि क्रियाकारक और उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो देखो, असंतुलित रासायनिक समीकरण अपन किसको बोलते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें क्रियाकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ऐसा समीकरण जिसमें क्रियाकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होती है, उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होती है, उसे आप क्या बोलोगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलोगे। जिसे इसमें ऑक्सीजन जो है क्रियाकारक और उत्पाद में क्या है, अलग अलग है। तो गणितीय रूप में आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, क्रियाकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या। परिभाषा में आप कैसे दे रहे हैं इस बात को, कि ऐसा समीकरण जिसमें क्रियाकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, उसे क्या बोला जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। ठीक है भाई, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, बस कि ये बराबर हो जाएगा, तो बराबर देखते हैं है कि नहीं। यहाँ पर जो मैंने समीकरण लिखा, तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं क्रियाकारक में, 2 है भाई, इधर वाली क्रियाकारक है ये, और उत्पाद में भी मैग्नीशियम के परमाणु कितने हैं, 2 भाई, यहाँ 2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब पूरा अणु 2 से गुणा है ये, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम कितने हो गए, 2। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणु देखो भाई, क्रियाकारक में कितने हैं, 2, और उत्पाद में भी कितने हैं, 2 भाई, यहाँ 2 लिखा हुआ, इसका मतलब पूरा ही कितने से गुणा, 2 से। तो यहाँ पर आप देख लो कि क्रियाकारक में मैग्नीशियम के परमाणु 2 है और उत्पाद में भी 2 है, क्रियाकारक में ऑक्सीजन के परमाणु 2 है और उत्पाद में भी कितने हैं, 2 है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि क्रियाकारक के तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या की क्या है, बराबर है। तो आप परिभाषा में कैसे देंगे इसको, कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक के तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होती है, उसे क्या बोला जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। गणितीय रूप से आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्रियाकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर किसके बराबर होगी भाई, उत्पाद के तत्वों के
परमाणुओं की संख्या, ये मामला रहेगा साहब यहाँ पर, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, असंतुलित और संतुलित, दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब एक बात आप याद रखना कि असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है, जबकि संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है? पालन करता है। संतुलित रासायनिक समीकरण से ही आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिखा सकते हो। असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। तो वीडियो को पॉज करके ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, नोट कर लिया। तो बच्चों आज के वीडियो में अपने को रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण इन दोनों के बारे में पढ़ना था, जो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण पढ़ेंगे। ये जो रासायनिक समीकरण अपन ने पढ़ा है तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसके चरण अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।